नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं साधारण लोगों की असाधारण कहानियाँ। कभी कभी किस्मत सिर्फ ये देखती है कि आप हार मान लेते हैं या एक और प्रयास करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही जज्बे की कहानी है जो लास्ट L2 भर्ती में मात्र 2 अंकों से रहने के बाद उन्होंने अपनी हार को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और फिर से मेहनत की और इस बार लेवल 1 भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में 141 रैंक और ST कैटेगरी में सेकंड रैंक के साथ सिलेक्शन देकर अपने माता पिता का और अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। आज हम मिलाने वाले हैं आपको रामनिवास जी से। चलिए आपको बात करवाते हैं। हाँ रामनिवास जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और हमें आपसे बात करने का अवसर मिला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया। हाँ तो रामनिवास जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। आपका नाम, आपका गांव, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम रामनिवास मीणा है और मैं राजस्थान के अगले क्षेत्र के गांव बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10वीं और 12वीं अकलेरा के निजी स्कूल से करी। इसके बाद BSc करके B.Ed करी और 1 साल का गैप लेके BSTC कर ली राजस्थान से ही। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया आपने BSc करी, B.Ed करी, मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि L1 में अक्सर हम देखते हैं कि लेवल 1 भर्ती परीक्षा में मैक्सिमम सिलेक्शन साइंस वाले बच्चों के होते हैं। क्या साइंस वाले बच्चों को L1 में थोड़ा बेनिफिट मिलता है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है क्योंकि साइंस वाले बच्चे साइंस और मैथ से जुड़े रहते हैं और उसके बाद में जो अधिकतर एग्ज़ाम है उसमें साइंस और मैथ का रोल रहता ही रहता है। कोई से भी एग्ज़ाम देख लो, और जैसे कि L1 में इसमें भी 8 क्वेश्चन का तो काफ़ी रोल रहता है। इस हिसाब से साइंस वाले सिलेक्शन तो लेते ही हैं ये, लेकिन आर्ट्स वाले भी लेते हैं क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई आर्ट्स वाले सिलेक्शन नहीं लेते, उनमें भी अच्छे बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले। जैसा कि आप लास्ट L2 भर्ती में मात्र 2 अंकों से रह गए, आपने उसके बाद खुद को कैसे संभाला और आपने नए सिरे से वापस तैयारी कैसे शुरू की? हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जब मेरा L2 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया था। पर मैंने आसपास के लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि एक एग्ज़ाम में असफल होना कोई ज़िंदगी में असफल होना नहीं है। फिर मैंने घर वालों से भी बातचीत की कि आगे क्या करें। उन्होंने बोला ज़िंदगी काफ़ी लंबी चौड़ी है और मस्त रहो, पढ़ाई करो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, ज़िंदगी तो है ही सही। जैसा कि आपने लास्ट एग्ज़ाम लेवल 2 से दिया और आप मात्र 2 अंकों से रह गए थे और आपका इस बार सिलेक्शन लेवल 1 से हुआ है, तो आपने अपना माइंड कैसे चेंज किया कि मुझे लेवल 2 से फिर से तैयारी नहीं करके मुझे लेवल 1 से करनी चाहिए? हाँ जी, मैंने L1 और L2 का सिलेबस निकला के उनको कंपेयर किया तो मैंने देखा कि काफ़ी हद तक सिलेबस कॉमन है और L1 में सीटें ज़्यादा आती है और L2 में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग तो सीटें कम रह जाती है और कंपटीशन भी ज़्यादा है उसमें बच्चों का। फिर मैंने ये डिसीजन अपने आप ही लिया कि भाई L1 में सीटें अच्छी है तो कंपटीशन भी कम रहेगा और हमको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा, तो अब हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की? या आपने ऑफलाइन कोचिंग की या ऑनलाइन की? कौन सी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं? कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी? हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जी, मैंने ये ऑनलाइन उत्कर्ष से लिया था और उसके नोट्स बना के और RBC की किताबें बेस रखी, मैंने उनसे भी अपडेट किया नोट्सों को और उन्हीं को जहाँ भी टाइम मिलता था घर पे, रूम पे, तो मैं पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता देता था और मेरा दिन भी शुरू पढ़ाई से होता था। मेरा दिन तब भी अच्छा जाता जब मैं 4-5 घंटे पढ़ लेता था। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि तैयारी के दौरान आपको कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आपने उनका सामना कैसे किया? जैसा कि मेरे L2 में असफलता लगी तो उसी दौरान मेरा कॉन्फिडेंस तो गिर गया था, तो मुझे L1 के दौरान भी तैयारी के दौरान ये लग रहा था कि कहीं इसमें असफलता नहीं लग जाए या पेपर आउट नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं डर तो बना रहता है। फिर भी मैंने खुद को संभाल रखा और अपनी मेहनत पर विश्वास किया और मेहनत को धीरे धीरे बढ़ाता गया और इसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। मैं पूछना चाहूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो आपको 1% भी आइडिया था क्या कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा?
और वो भी 141 रैंक के साथ। जी, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा था कि इस बार अपन सफल हो जाएंगे, क्योंकि उस मेहनत का फल मुझे एक दिन पहले मिल चुका था। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 4th ग्रेड का रिजल्ट आया था और उसमें मेरा फाइनल हो गया था। तो मुझे कहीं ये डर बिल्कुल नहीं था कि इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4th ग्रेड में हो गया तो एक तरह से मैं नो टेंशन हो गया था। और इसी नो टेंशन की वजह से मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया। जो क्वेश्चन डर की वजह से गलत होते हैं वो भी नहीं हुए, और मैंने अच्छा स्कोर किया इसमें। और बाहर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया तो मुझे विश्वास था कि हो जाएगा, लेकिन रैंक का पता नहीं था। अब हम पूछना चाहेंगे, जब रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन कैसा था? आपने सबसे पहला फ़ोन किसको किया? जी, रिजल्ट आया उस दौरान मैं कहीं प्रोग्राम में था, तो घर से ही फ़ोन आया था। मेरे बड़े पापा का लड़का जो टीचर है उसने फ़ोन लगाया, उसको पता था कि रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने बोला कि तेरा रोल नंबर भेज और चेक करते हैं रिजल्ट आ गया तुम्हारा। मैंने रोल नंबर भेजा, उसने बोला कि हो गया, नंबर आ गया, सिलेक्शन हो गया और रैंक आई है अच्छी खासी। मुझे विश्वास नहीं रहता कि रैंक आएगी पहले। फिर अब रैंक आ गई, चेक किया अच्छे से, तो फिर तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि एक सफल लोगों के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी जर्नी में किन किन लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा? जी, बिल्कुल। इस जर्नी में मेरे सबसे इम्पोर्टेंट तो माता-पिता ही है। उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। पैसे कभी कमी नहीं आने दी, जितना बोला उससे ज़्यादा ही भेजा है। और मेरे दोस्त थे फ्रेंड सर्किल में, जो उन्होंने मोटिवेट करते रहते थे, ऐसा नहीं है कि भाई डिमोटिव करे। तो दोस्तों का भी रोल था और माता-पिता का रोल था, है ही सही। अब मैं पूछना चाहूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल। आज का रामनिवास मीणा यदि 2023 वाले रामनिवास मीणा को कुछ मैसेज दे सकता, तो क्या मैसेज देता? 2023 वाले रामनिवास से आज का रामनिवास ये बोलना चाहेगा कि सोशल मीडिया से दूरी रखो। ऐसा भी नहीं बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, थोड़ी दूरी रखो, लेकिन प्राथमिकता पढ़ाई को दो पहले। और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज पहले अच्छे से सिलेबस कवर करो, उसके बाद में टेस्ट वगैरह ज्वाइन करके उसमें कॉन्फिडेंस आता रहता है। और पूरा सिलेबस पढ़ के अच्छे से पढ़ाई करो और सफलता मिल ही जाती है फिर। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं? जी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना है और मेहनत में निरंतर लानी है, क्योंकि अच्छी रणनीति और धैर्य और अच्छी मेहनत से ही आप अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। डेली अच्छा टारगेट लेके, छोटा टारगेट लो लेकिन उसको पूरा करो डेली, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो उसमें टारगेट में। और अब देखोगे 8 दिन बाद या 15 दिन बाद कि आप में सुधार हो रहा है, और ये काफ़ी हद तक आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो रामनिवास जी, ये बताइए कि तैयारी के टाइम पे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें से एक सब्जेक्ट सभी का फेवरेट होता है लगभग। तो आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जिसको आप मैक्सिमम पढ़ते थे? मैं तो मैथमेटिक्स ज़्यादा करता था। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था, और इसका कारण है मेरे आदित्य पटेल सर। और मैं पूछना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान एक टीचर या एक इंसान जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और इस सफलता का श्रेय आप उनको देना चाहोगे? जी, मैं इस सफलता का श्रेय मेरे पिताजी को और माताजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर तरह से हर परिस्थिति में साथ दिया। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की महत्व को समझा और मुझे पढ़ाई में फुल सपोर्ट किया। पैसों से, आज सब तरह से, मतलब मम्मी पापा तो एक तरह से आपकी। तो ये थे रामनिवास जी मीणा, जिन्होंने एक असफलता को दूसरी असफलता नहीं बनने दिया, और मात्र एक एग्ज़ाम में असफल हो जाना ज़िंदगी में असफल हो जाना नहीं होता। उन्होंने हमें ये सिखाया, और हमें इनकी ज़िंदगी से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इनका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पर आए और हम बात करने का अवसर दिया। यदि आपको भी कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।